नमस्कार दोस्तों। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखें और जिस भी दोस्त ने मित्र ने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों आपको पता ही है कि भारत से पाकिस्तान की जो तनाव की स्थिति है वो पिछले लंबे अरसे से चली आ रही है और ये तनाव दरअसल पाकिस्तान की तरफ से क्रिएट किया गया है। भारत का इसमें कोई रोल नहीं है तनाव करने में। पाकिस्तान कई बार ये कोशिश कर चुका है कि भारत से किसी भी तरह सुलह सफाई हो और कोई शांति वार्ता की बातचीत हो, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो इस तरह की हरकतें हैं कि पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से कभी बाज नहीं आता और इन्हीं हरकतों के कारण पाकिस्तान जो भारी तकलीफ से गुजर रहा है, जो भारी बर्बादी के दौर से कगार पे बैठा हुआ है और उससे लगभग गुजर रहा है और लगातार नीचे की तरफ रसातल की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की ये हरकत ऐसी है, अभी पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब बैठक हुई 2 दिन पहले तो वहाँ पर मुद्दा था हमास का और इजराइल का। तो जब पाकिस्तान के प्रतिनिधि का बोलने का नंबर आया तो उस भाई साहब ने इस मुद्दे के साथ इजराइल और हमास के साथ कश्मीर को भी उठा दिया। आश्चर्य की बात यह है कि किसी ने भी इस मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया किसी भी देश ने। वहाँ जितने भी देश आए थे यूएनएससी की बैठक में, वहाँ उन्होंने किसी भी देश ने इस मुद्दे पे चर्चा करना, वहाँ के मीडिया ने, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको कोई तवज्जो नहीं दी और पाकिस्तान हर बार अपना मुंह ऐसे ही जो है वो थप्पड़ खाकर वहाँ से आता है। ये पहली बार नहीं है। पाकिस्तान इस तरह की जो हरकत है, ये जो इस तरह की जो उसकी जो पॉलिसी है कि वो बार बार वहाँ से अपना चेहरा जो है वो शर्म से लाल तो उसका चेहरा हो ही जाता है, लेकिन उसको खुद को वो चेहरा नज़र नहीं आता। पाकिस्तान ने यही हरकत करी। अमेरिका की जो गृह मंत्री हैं ब्लिंकन, उन्होंने इस मुद्दे पर यह कहा आतंकवाद किसी भी तरह का हो अमेरिका उसके खिलाफ है। अमेरिका ने बाकायदा हमास के साथ लश्कर तोयबा का भी जिक्र किया। आपको ध्यान होगा कि बम्बई हमले में लश्कर तोयबा का भी नाम था और लश्कर तोयबा ने ये हमला कराया था। और ब्लिंकन ने इसका भी जिक्र किया बम्बई हमले का कि अमेरिका इस तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं करेगा। आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने ना तो सबक सीखा है और बेशर्म इतना बना हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब पाकिस्तान की बेशर्मी की हालत देखिए कि वहाँ से इससे पहले भी पाकिस्तान ओआईसी के मंच से या दूसरे अरब जो संगठन है खाड़ी देशों के, वहाँ ये मुद्दा उठा चुका है। कोई भी कंट्री, अरब देश जो इस्लामिक देश हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ अब इस मुद्दे से कतराने लगे हैं। पहले जरूर अरब देश इस मुद्दे को जरूर उठाते थे, खास तौर से मैं तुर्की की बात करूं क्योंकि तुर्की इस मामले को लेकर उठाता रहा है पहले भी, लेकिन तुर्की ने भी इस तरह की कोई बयानबाजी कहीं पर पिछले दिनों से नहीं दी है। तो इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान कश्मीर का राग बेशक अलापता रहे और पाकिस्तान इस मुद्दे पर अब पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ चुका है। और दोस्तों आश्चर्य की बात तो यह है कि पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर अपनी सेना को खपा रहा है। 80-90% बजट पाकिस्तान का वो सेना पे खर्च होता है और सेना से को किस लिए तैयार किया जा रहा है? भारत के खिलाफ। भारत के खिलाफ सेना को तैयार किया जा रहा है, उसको सेना को खिला पिला रहा है। वहाँ की आवाम भूख से मर रही है, वहाँ लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, बच्चों के पास दूध नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, भिखारियों की वहाँ तादाद बढ़ गई है। पाकिस्तान एयरलाइंस चौपट हो चुका है। पीआईए जिसको बोलते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है, उसकी अभी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 250-300 फ्लाइटें अचानक बंद हो गई क्योंकि उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा, उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, पाकिस्तान रुपए नहीं है उनके पास देने के लिए, तो वो बंद हो गई फ्लाइट उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अचानक बंद कर दी गई है सब फ्लाइट। उनके बदले में वहाँ पर निजी एयरलाइन की जो फ्लाइट हैं अब उसी से पैसेंजर आ रहे हैं और जा रहे हैं वहाँ पर। ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। और एक मज़ेदार बात और है कि पाकिस्तान ने जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को उठाया तो भारत की तरफ से
इस मुद्दे पर जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा गया। भारत ने उसको मुंह ही नहीं लगाया। आप बताइए, कोई आदमी लगातार बोले जा रहा है और उसकी कोई नहीं सुन रहा, तो आप सोचिए ऐसे व्यक्ति की क्या हालत हो जाती होगी। मतलब इनको कोई शर्म लिहाज नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे भारी बेइज्जती क्या होगी। भारत ने कोई प्रतिक्रिया ही जाहिर नहीं करी। भारत ने कहा है कि भाई ये हमेशा ही ऐसे रोते पुकारते रहते हैं, इनकी तरफ ध्यान मत दो, अपने काम से काम रखो। आपको बताइए कि भारत लगातार तरक्की का आयाम छू रहा है और पाकिस्तान की हालत ये है कि ना तो वहाँ पर किसी तरह की टेक्नोलॉजी है, ना पर वहाँ पर किसी तरह की कोई भी कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। एजुकेशन का सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है, इतना कोलैप्स हो चुका है वहाँ पर कि बच्चों को वही वहाँ पर 25, 30, 50 साल पहले की शिक्षा दी जा रही है। उसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, उसमें कंप्यूटर साइंस नहीं है, उसमें मैथमेटिक्स नहीं है, उसमें इंग्लिश नहीं है। वहाँ पर आज भी लोग ट्यूट उर्दू में करते हैं। बताइए आप, इंटरनेशनल लैंग्वेज है उर्दू, कौन जानता है उर्दू का। बताइए ये कौन सी दुनिया के लोग हैं, कहाँ से आए हैं, भगवान ही मालिक है इनका। और ये पाकिस्तान की हालत है। और आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम भी अब इनकी हकीकत समझ चुकी है। वहाँ के जो भी सत्ता में लोग आते हैं, अभी तो वहाँ कार्यवाहक सरकार है और नवाज शरीफ वहाँ वापस आ चुके हैं लंदन से, एक लंबा प्रवास उन्होंने वहाँ काटा है और उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और न्यायालयों ने जो केस उनके मामले में चल रहे हैं, वहाँ कोई जमानत दी है या किसी ने छूट दी है, तब वो उनकी वापसी वहाँ पर हो पाई है। उसके बावजूद आप देखिए कि एक उनके पूर्व प्रधानमंत्री जेल में बंद हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। सरकारें अभी वहाँ कार्यवाहक सरकार काम कर रही है, उसका काम सिर्फ चुनाव कराना है। ये अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं, ये विदेश नीति का मसला हो और कोई घरेलू और दूसरी नीति का मसला हो, ये स्थायी सरकारों को लेने के फैसले हैं और इनको वो कार्यवाहक सरकार कर रही है जो चंद दिनों के मेहमान है। पाकिस्तान में कब सत्ता पलट जाए, कब सेना सत्ता में आ जाए, कब कौन सा प्रधानमंत्री को सेना उठा के जेल में डाल दे, वहाँ बिना सेना के सपोर्ट के कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान की आवाम खुद इतनी दुखी और परेशान है, त्रस्त है सरकार से। वो सरकार को मतलब गालियां देने में या कोसने में, गालियां तो दिखाई नहीं जा सकती हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उनका जो रोष है, उनका जो गुस्सा है, वो जरूर आपको दिखाया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों एक मुद्दा और भी है। भारत ने न केवल कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर करके ये भौंकने वाले की तरफ देखा भी नहीं, और एक भारत ने बड़ा डेवलपमेंट और भी किया है भारत में कि भारत ने मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत ने जो है वो कनाडा का जो सिर है वो मिट्टी में दे रखा है, ज़मीन में गाड़ रखा है। पहले भी मैंने आपको बताई थी ये बात और ये बात सच साबित हुई है कि भारत से कनाडा की जो टकराहट है उसमें कनाडा को भारी नुकसान हुआ है। अब कनाडा के समर्थन में कोई भी देश नहीं है। कनाडा को उम्मीद थी कि अमेरिका या जो उसके जो दूसरे फाइव आई वाले देश हैं वो शायद इस मामले में मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने इस मामले में भारत के अपने महत्व को देखते हुए और अपने देशों के हितों को देखते हुए और भारत की जो इस पूरे इलाके में महत्वपूर्ण उपस्थिति है, डिप्लोमेटिक ही नहीं सैन्य दृष्टि से भी, उसको देखते हुए और आर्थिक दृष्टि को देखते हुए, हर देश आजकल आर्थिक दृष्टि से अपने देश को पहले देखता है कि उससे उसके नुकसान फ़ायदे क्या हैं। भले ही वो अपने जो दूसरे मुल्क हैं जिनसे उनके समझौते हैं उनको वो उसकी परवाह ज़्यादा नहीं करता। तो अमेरिका और दूसरे देशों ने भी कनाडा को पूरी तरह अलग थलग कर दिया। जब कनाडा को ये लगा कि निज्जर आतंकी हत्या के मामले में जो कनाडा ने आरोप लगाया था भारत ने हत्या करवाई है, इस मुद्दे पर जब कोई सफलता नहीं मिली तो कनाडा पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया। भारत ने ये तय कर लिया कि भारत इस मामले में समझौता नहीं करेगा। तो पिछली बार जब जयशंकर विदेश मंत्री जब अमेरिका से लौट के आए थे, आते ही उन्होंने यहाँ पर ये भारत ने ये कह दिया कि अब कनाडा अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला ले। तो ये बहुत ज़बरदस्त झटका था कनाडा के लिए। आपको बताइए कि भारत कनाडा में जो है हर साल हज़ारों स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं। कनाडा को इससे करोड़ों रुपए की आय होती है और कनाडा का इन्वेस्टमेंट भी है भारत में। तो कनाडा अपना ये आर्थिक नुकसान झेल नहीं सकता और अंत में कनाडा को बैकफुट पर आना ही पड़ गया और अब कनाडा समझौते के मूड में है। और यही कारण है कि कनाडा ने वहाँ पर डिप्लोमेट्स जो जिन पर पहले धमकी आतंकी जिनको दे रहे थे कि उनके भारत के जो राजनयिक हैं कनाडा में, ओटावा में और दूसरी जगह जो हैं जहाँ भारत ने अपने राजनयिक मिशन खोले हुए हैं, ऑफिस खोले हुए हैं, उनको धमकियाँ मिल रही थी। तो कनाडा ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, जबकि भारत ने पहले कई बार रिक्वेस्ट करी। भारत आतंकियों को मांगने के लिए कई बार रिक्वेस्ट कर चुका है, लेकिन कनाडा उसके बावजूद भी तैयार नहीं हुआ और ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि उसने आतंकी वहाँ पाकिस्तान की तरह उसने वहाँ भी आतंकी पाल पोस रखे हैं।
तो अब जब कनाडा का ये रुख हुआ तो भारत ने भी अपना थोड़ा लचीला रुख कर दिया और कुछ निश्चित सीमित संख्या में उनके जो वीज़ा है उनको जारी करने का फैसला किया है। लेकिन दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है, अमेरिका के अखबार में एक बड़ी ज़बरदस्त खबर छपी है जो भारतीय अखबारों में नहीं छपी और जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, कि FATA ये वो एक संगठन है जो पेरिस में है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं उन देशों के खिलाफ जो किसी भी तरह के आतंकवाद में लिप्त होते हैं या उसको प्रायोजित करते हैं। तो भारत ने ये तय किया है कि अब कनाडा को FATA में घसीटेगा। भारत इससे पहले FATA लगवा चुका है पाकिस्तान पर सारी आर्थिक पाबंदियां लगी हुई थी। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने अपने ही आतंकी जिनको पाला पोसा था उनको गिरफ्तार कर ये साबित करने की कोशिश करी कि देखिए हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और इसके बाद उनको थोड़ी सी उसमें ढील मिली। लेकिन भारत ने अब पूरे दस्तावेज सहित इस मामले में कनाडा को FATA में फांसने की तैयारी कर ली है। हालांकि ये अधिकृत सूचना भारत सरकार की तरफ से नहीं आई है, लेकिन अमेरिका के एक अखबार ने इसका खुलासा किया है। तो ये आपको केवल जानकारी दे रहा था कि यदि ऐसा भी कुछ हो गया तो फिर बड़ी कनाडा के सामने बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भारत के पास पर्याप्त सबूत हैं कि कनाडा किस तरह से आतंकियों को, जो खालिस्तानी आतंकी हैं, उनको पाल पोस रहा है, उनको फंडिंग कर रहा है और उनको भारत के खिलाफ काम करने दे रहा है। और न केवल मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ से हो रही है, बल्कि बहुत सारी अवैध गतिविधियाँ, आतंकियों के साथ अपराधी भी वहाँ पर मौजूद हैं जो वांटेड हैं भारत में। तो ये हालात हैं दोस्तों। भारत ने एक साथ दो धमाके किए हैं दरअसल इस मामले में। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाया, दूसरी तरफ पूरी तरह से कनाडा को बैकफुट पर धकेल दिया। और ये भारत की विदेश नीति की सफलता ही मानी जाएगी। एस जयशंकर बहुत शानदार तरीके से, अभी आप बताइए कि G20 की बैठक हो चुकी है, उसमें बहुत ज़बरदस्त सफलता पूरी दुनिया ने भारत का लोहा इस बात के लिए माना कि भारत लगातार तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लगातार नई ऊंचाइयों की तरफ चढ़ रहा है भारत। तो इस तरह के जो पारस्परिक संबंध हैं, जो द्विपक्षीय संबंध हैं, ये इन देशों को समझना चाहिए कि भारत वो भारत नहीं है कि आप कोई भी आदमी, कोई भी देश आए और भारत के लिए कुछ भी कर दे और भारत को धमकी देने की कोशिश करे और वहाँ मरोड़ने की कोशिश करे। भारत उसको उल्टा भी लटका सकता है, ये इनको अंदाज़ा है और यही भारत ने कनाडा के साथ किया है। पाकिस्तान को तो लटकाने की जरूरत नहीं है, वहाँ की तो आवाम ने पाकिस्तान को उल्टा लटका रखा है। वो तो वहीं से जूते खा रहे हैं, रोज़ आए दिन कोस रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं। तो मैं आपको इसमें मज़ेदार बात यह है, कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान जो दुनिया भर में अपनी सहानुभूति बटोरता डोलता है, इसके नाम पर फंडिंग लेता है दुनिया भर के देशों से, अरब देशों से। अब कोई फंडिंग हालांकि वहाँ से मिल नहीं रही है उनको, लेकिन फिर भी वो कश्मीर का राग इसलिए हराप रहा है ताकि जो उनकी घरेलू समस्याएं, घरेलू जो मुद्दे हैं, वो जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले जाएं और उन पर कोई चर्चा नहीं हो। लोग रोज़गार की बात नहीं करें, लोग महंगाई की बात नहीं करें। इस मामले में आवाम क्या कहती है, और एक अमेरिकी एक्सपर्ट हैं, मैं आपको उनका वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप प्लीज़ उस वीडियो को आखिर में ज़रूर देखें। आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या कहते हैं इन मुद्दों पर। जो एक्सपर्ट हैं, जो हैं पाकिस्तानी, पर वो ये पूरे दक्षिण एशिया के मामले में एक्सपर्ट हैं, वो विदेश नीति के मामले में और तमाम भारत पाकिस्तान और तमाम द्विपक्षीय देशों को जो के रिश्ते हैं उन पर वो नज़र रखते हैं और उनका बड़ा अच्छा विश्लेषण है। वो भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ में वहाँ की आवाम वहाँ क्या कहती है, कश्मीर के मुद्दे को लेकर कैसे उनको बरगलाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये वीडियो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक ज़रूर भेजें, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और एक बार फिर से हम सबके फेवरेट बैरिस्टर बाशानी आज हमारे शो पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। आपका जी, थैंक यू। सर, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर आमना सामना हुआ, और जो भारत के प्रतिनिधि थे उन्होंने जो पाकिस्तान की तरफ से बात रखी गई कश्मीर को लेकर, उस पर जवाब देना, उस पर तवज्जो देना उन्होंने बेहतर नहीं समझा और कहा कि हम उनको इस लायक नहीं समझते कि जवाब दिया जाए। एक्चुअली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बात मिडिल ईस्ट के मुद्दे को लेकर हो रही थी, आतंकवाद को लेकर। वहां पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि कश्मीर में भी गाजा जैसे ही हालात हैं और भारत ने ये वो जो राग पाकिस्तान अलापता है। वापस से अभी हमने नवाज शरीफ की वापसी देखी। उन्होंने कहा कि हम एक सही तरीके से कश्मीर के मुद्दे पे बात करेंगे, भारत और दीगर जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ रिश्ते बेहतर करेंगे।
किस तरह से ये वापस वही राग है, किस तरह की उम्मीद आप करते हैं या किस तरह से इस पूरे मसले को देख रहे हैं, गाज़ा और कश्मीर का कंपैरिज़न करना? लेकिन जब आप बातों टोटल लूजर के उभर रहे हों और पूरी दुनिया आप पे ना सिर्फ ये है कि थूक रही है बल्कि मजम्मत कर रही हो, तो उसके बाद भी आप उस मसले के साथ एक और इस तरह का मसला, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो एक सब कॉन्टिनेंटल इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशियन या कश्मीर का मसला है, उसको ले जाके आप उस तबाही और बर्बादी और उस गंदगी के ढेर में मजीद इजाफा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन सी डिप्लोमेसी, या किसी काम के साथ, किसी फर्द के साथ या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ये हमदर्दी का कौन सा तरीका है कि आप बार बार उनको गर्दन से पकड़ के तो जाके लूजर के साथ खड़े करते। अब ये इसी ऐसे ही माहौल में कि जब दुनिया में कोई एक शख्स या एक ऐसा मुल्क नहीं जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो, तो आप अपने 15 लोगों को उठा के भेज रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब उस टेरिटोरी के लोगों का सबसे बड़ा मसला जो है वो आटा है। यानी जब वो भूख की बात कर रहे हैं, नंग की बात कर रहे हैं और बुनियादी सहूलियात के उसूल की बात कर रहे हैं, और आप उनको जवाब में ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये आपके मुतालबे मानने के लिए वसाइल नहीं है। ऐसे वक्त में आप 15 मेंबरान की आप देख लें कि उनका जो ट्रैवल एक्सपेंस है, उनका वहाँ पे जो अकोमोडेशन है, लॉजिस्टिक है, और जिस जी। तरह की लॉबिंग करने के लिए पाकिस्तान का पूरा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसको जिस तरीके से एक्टिवेट किया जाएगा, जो बैंक्वेट हॉल बुक होंगे जो उनके अपने ही लोगों के हैं, उनके अंदर जो कैटरिंग वाले आएंगे जो उनके अपने ही लोगों के हैं, यानी इनके अपने जो बिजनेसेस का ये जी। इनिशिएटिव है जो कश्मीर इश्यू से इनिशिएट होके तो 50-100 लोगों की जो है वो जेबें भरता है। अब ऐसे मौके पे इनसे कश्मीरी अवाम ये सवाल पूछते हैं कि जब आपके इस खित्ते में जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है, उसमें लोगों ने बुनियादी इंसानी ज़रूरियात, बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई हुई है, और वहाँ पे एक तरीके से हुकूमत जो है वो इर्रेलिवेंट फैक्टर बन चुकी है। बुनियादी तौर पे अवाम इस एजिटेशन के साथ या इस तहरीक के साथ हैं। तो ऐसे में आपको अचानक याद आ गया कि 15 लोगों ने जाके तो इंटरनेशनली जो है वो मसला कश्मीर उठाना है। तो इसको अगर आप जोड़ के देखें, टू कंक्लूड दिस, तो सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ, जिस तरह ये डेलीगेशन जा रहा है इंटरनेशनली लॉबिंग करने के लिए, जो कि एक जोक है और लॉबिंग की तौहीन है। ये जितने मेंबरान पार्लियामेंट भेजते हैं उनकी अगर आप ज़ाती सलाहियतें देख लें, ना उनको दुनिया की कोई लैंग्वेज आती है, ना उनको कोई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और डिप्लोमेसी के कोई एटिकेट्स आते हैं, ना उनको ये पता है कि किसी से बात कैसे की जाती है, और ये झूठा दावा करते हैं कि हम इलेक्ट होके आए हैं। इलेक्ट होके तब आप आते हैं जब इलेक्शन होते हैं। जब इलेक्शन के नाम पे एक ड्रामा करके तो आप उस धरती की असल कुव्वतों को ही इलेक्शन से बाहर कर देते हैं इलेक्शन से पहले ही। तो फिर आप कहें कि जी हम इलेक्ट होके आए हैं। ये जो 15 मेंबर हैं, इनमें से 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अभी रिसेंटली एक यूट्यूब पे आपने देखा होगा, एक वीडियो चल रहा है जिसमें पाकिस्तान का एक साबिक डिप्लोमेट जो है अब्दुल बासित, वो उनसे सवाल पूछता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पता नहीं यूनाइटेड नेशन की करारदाद क्यों नहीं, जो कि सवाल ही नॉनसेंस है, इररेलेवेंट है, अनवारंटेड है, बनता ही नहीं है, ही कोई ताल्लुक ही नहीं है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का यूनाइटेड नेशन की करारदादों के साथ। तो उसके जवाब में वो एक दूसरे की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे उसके कोई सींग निकल के आ गए, और वो उनका अपना आदमी है जिसके साथ उनका ये रवैया है, और इन लोगों को ये भेजते हैं कि आप जाके जो है अमेरिकी कांग्रेस से या बरतानवी पार्लियामेंट से बात करें। तो ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फ्रॉड है।
हैं यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई है, जिसमें डिस्कस किया जा रहा था, जो टॉपिक था वो हमास और इसराइल था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से वही कश्मीर 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 का जिक्र किया, जिसके ऊपर जो है इंडिया की तरफ से भी जवाब दिया गया। और बड़ी बात ये है कि जो यूएस की तरफ से वहां पे स्टेटमेंट दी गई कि हमास लश्कर तैयबा की तरह की एक जमात है और टेररिज्म या टेररिस्ट के हवाले से कहीं पे भी दुनिया में कुछ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ अटैक्स जो पास्ट में हुए, खासतौर पे बम्बई अटैक का जिक्र किया गया, 9/11 का जिक्र किया गया कि भाई ये सब जो एक्टिविटीज हैं और अभी भी अगर कुछ इस तरह की हो रही है, इसके ऊपर कड़ी नजर है। क्या कहना चाहेंगे सर? लश्कर तैयबा जो कि पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया में बैन है, इवन पाकिस्तान में भी बैन है, उसको कंपेयर या हमास को उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को, अभी रिसेंटली हमारी हिंदू बरादरी ने दुशहरा मनाया है, उनको मैं हैप्पी दुशहरा कहना चाहूंगा, उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूंगा। मुझे बिलखसूस आपके देखने वालों ने बहुत मैसेज किए और मैं उनका बड़ा ममनून हूँ। यहाँ पे आप, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, मैं अमेरिका में जहाँ बैठा हूँ, मैं काफी हिंदू बरादरी, मेरे काफी दोस्त हैं हिंदू, और मैं सेलिब्रेट किया। अब दिवाली आने वाली है, तो मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद उनको। तो चौर साहब, दूसरी जो मैं बात कहना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन के हवाले से, यूनाइटेड नेशन के मैंने बिल्कुल, वो मेरी खबर जो है वो नजरों से गुजरी है, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मसला जो है टीटीपी की तरफ से है। इस वक्त आपकी 98% दहशतगर्दी बढ़ चुकी है और ज्यादा अफगानिस्तान की तरफ से आ रही है। 2 सूबे उसकी लपेट में है, बलूचिस्तान और केपी के। तो मेरे ख्याल में ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, इस वक्त फोकस करें। 3 आपके सबसे बड़े मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के। आपकी दहशतगर्दी है, टेररिज्म है, उसके बाद दूसरा करप्शन है, और तीसरा आपकी इकानमी है। अगर देखा जाए, और उसमें बिलखसूस हमारे नवाज शरीफ साहब ने अगले दिन अपनी तकरीर में, जो आपके मुस्तकबिल के वजीर आजम हैं, उन्होंने सिग्नल दिया है कि पड़ोसियों से रिलेशनशिप बेहतर करने हैं। आज मुनीर अकरम साहब ने ये उसको देकर, मैं हमेशा ये कहता हूं, आप 1 स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं, 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। इस तरीके से आप उस रीजन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अफसोस के साथ, जिस तरीके से आज बांग्लादेशी, आपको बांग्लादेश के लोग आपसे नफरत करते हैं, उसी तरीके से आपके साथ अफगानी भी नफरत करते हैं। भारत का जो है आपके साथ नफरतों का वो 76 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि 76 साल में अगर आपने नफरतों और जंगों से कुछ नहीं सीखा, एक दफा प्यार और मोहब्बत और हार्मनी को भी मौका देकर देखें। मेरे ख्याल में अब 21st सेंचुरी है, इसमें जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, इस वक्त जंगों का दौर नहीं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बहुत देर से मैं इस चीज़ को फोर्सी कर रहा था कि इंडिया पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है, और मैं आपको ये टाइम एंड अगेन इस चीज़ को बता रहा था। बहुत सारे लोग समझते थे ये खैर है, कोई बात नहीं है। देखिए, इंडिया का जैसे जैसे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल क्लाउड बढ़ता जा रहा है, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें तो ज़रूरत ही कोई नहीं है पाकिस्तान की। एक बात, चलो इस हद तक तो बात समझ आती थी कि जी ठीक है, हमारा अब इनसे क्या लेना देना है, ऑल दैट। लेकिन अभी उन्होंने ये फैसला किया है कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो अक्सर कश्मीर का जिक्र करता रहता है यूएनएस मीटिंग में, और उन्होंने कहा जी कि वी विल, जो पाकिस्तान रेफरेंस करता है कश्मीर को यूएनएस मीटिंग में, वी विल, जिसे कहते हैं ना, विद कंटेम्प्ट, वी विल मीट पाकिस्तान विद कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। अब ये रिमार्क्स जो हैं वो एम्बेसडर रविंद्रा साहब से आए हैं, जो कि जब से पाकिस्तान के यूएन में इनवाई मुनीर अकरम साहब ने जो किए, और जो वॉर इन इज़राइल में हुई, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने इसमें अपना भी बात की, और उन्होंने कहा जी कि हम उस कंटेम्प्ट के साथ, उस हकारत के साथ, उस अंदाज से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करेंगे जिस अंदाज से ये डिज़र्व करता है। और ये भी पता चला है, उन्होंने कहा जी कि और उन्होंने कहा जी ये हैबिचुअल नेचर के जो कहते हैं ना वो इल्ज़ामात हैं, और वो कहते हैं जी ये जो सारी की सारी टेरिटरीज़ हैं, इंटेग्रल हैं, इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया हैं, और हम इन रिमार्क्स को जो है ना विल यूज़ विद कंटेम्प्ट एंड डिज़र्व, और ये डिज़र्व करते हैं, और ये डिग्निफाई नहीं करते कि इनको रिस्पांस दिया जाए इस हवाले से। अब ज़ाहिर बात है ये
अच्छा, मज़े की बात है कि थोड़ा अर्सा पहले अब देखें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को अमेरिकन्स जब स्पॉन्सर सपोर्ट करते हैं तो उससे उनकी जो बात में वज़न आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में सारे एक्ट्स ऑफ टेररिज्म की बात कर रहे थे तो उन्होंने लश्कर तैयबा का भी बात की। देखें ये है वो मुसलमान ममालिक को समझ ही नहीं आई उनके साथ हुआ क्या है। अब वो कहते हैं इन्होंने सारी की सारी जो पॉलिटिकली करेक्ट होना है, आपको देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। आपको दुनिया को बताना है कि आपका जो केस है वो ठीक है, एज़ पर इंटरनेशनल लॉ है, और हमें उस चीज़ को वैल्यू देना है। आपने ये नहीं करना कि जनाब आप ये कहें कि आपने मिलिटेंट आउटफिट्स बना के जिहादी और ग्रुप बना के और आप कहें जी हम ऐसा इतने भी हमला कर देना इतने भी हमला कर देना। दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड दैट इज़ नॉट दैट विल बी टॉलरेटेड। सो मुसलमानों को तो 50 साल बाद पता चली, 40 साल बाद सारी स्टोरी पता चली। पहले यही ग्रुप्स, अब देखें ना, यही तालिबान जब बन के सोवियत यूनियन से लड़े तो अच्छे थे, फिर हुआ उन्होंने कहा नहीं यार आप तालिबान जो है ना, आपने तो अलकायदा को जिसने हम पे हमला किया वो दहशतगर्द जमात है, आपने साथ दिया, चलो भाजो तो सीधा दहशतगर्द हो। सो आई थिंक ये बहुत तेज़ी से चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी। देखें आपके पास इंटरनेशनली आपके पास कंट्रोल नहीं है चीज़ों का। जब आपके पास कंट्रोल नहीं है तो फिर आपको उस तरह चलना है जिस तरह आपको चलाया जाएगा। अब इंडिया क्या करने लगा है, इस पे आते हैं। इंडिया ये करने लगा, उन्होंने कहा जी हम नहीं जवाब ही नहीं देते, जाओ जो करना है या कर लो, ठीक है जी। और आप जवाब ही नहीं देंगे, आप वो इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे और वो कहेंगे जी ये जिसे कहते हैं ना ये हमारे वो काबिल ही नहीं है। अब हुआ यूँ है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल कैपिटल इतना बढ़ गया है। अब देखें उन्होंने पकड़ के जो है कनाडा को पूरे वेस्ट में आइसोलेटेड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पूरे अगर वेस्ट में कनाडा आइसोलेट हुआ है तो दिस इज़ नॉट बिकॉज ये इंडिया की बहादुरी है, ये कनाडा की कमज़ोरी है कि वो फोर्स ही नहीं कर पाया कि इंडिया किस मुकाम पे आ गया। और अगर कनाडा ने अपने आप को आजमाने की कोशिश की तो उस हवाले से उन्होंने क्या किया, तो सारा वेस्ट उनको छोड़ के चला गया। सो ये जो पॉइंट अब आ जाता है हमारे सामने कि इंडिया अगर डिप्लोमेटिकली, उनको पता है पाकिस्तान का वेट ही कोई नहीं है, मुसलमान मुल्क इसके साथ खड़े नहीं होते। ये भी यूएन का जो सेशन हुआ है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ही थोड़ा बहुत बोला है और बड़ा हल्का सा बोला है, बाकी तो कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में मुल्क हमारे साथ नहीं बोला। तो वो कहते हैं यार ये क्या लोग हैं, इनके साथ ना तो इनके लिए कोई बोलता है ना इंटरनेशनल मीडिया। हमने वहाँ अब सारी बात है कश्मीर में इंटरनेशनल मीडिया भी नहीं चाहता